हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल स्टडीज 3 के 2 टॉपिक्स को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। ठीक है, और ये 2 टॉपिक्स किन क्षेत्रों से हैं? वेरी गुड, आपने तो कमाल गेस किया भाई। एक तो एनवायरमेंट से है, बिल्कुल ठीक गेस है भाई, और एक है इकोनॉमी से, है ना? बिल्कुल सही। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ये GS3 का टॉपिक। और आप परेशान मत होइए, भले टॉपिक एक आध टॉपिक कठिन है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक? सबसे पहले हम देखते हैं भारत की जीडीपी का संकुचन, है ना? 11 अक्टूबर की ही न्यूज़ है, तो चलिए आइए नज़र डालते हैं इस पे क्या हुआ। ये विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। ठीक है, तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। ठीक, अब देखो, इसको इस तरह से भी याद रखिए कि जैसे साउथ एशिया जब आप याद करते हैं तो सार्क याद आता है कि नहीं? और सार्क में जो सबसे ज्यादा लीड रोल प्ले करती है कंट्री, वो कौन सी है? इंडिया है। ठीक है, यानी भारत है हमारा। तो जब भी आप साउथ एशिया की इकोनॉमिक या कोई भी एनालिसिस करने जाइएगा तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? कौन सी कंट्री पे रहेगा? इंडिया पे रहेगा। ठीक है, तो विश्व बैंक ने भी वही किया है कि अपनी जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है उसमें भारत की जीडीपी के बारे में जिक्र किया है ना? तो विश्व बैंक का अनुमान ये है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जो चल रहा है ना, उसमें भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 9.6% की कमी आएगी, है ना? अब दोस्तों, अभी तो आपको पता चल गया कि 9.6% की कमी आएगी। किस रिपोर्ट के अनुसार? साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, जून में विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 3.2% की कमी आएगी। और यह अनुमान किस कारण लगाया था विश्व बैंक ने? क्योंकि कोरोना के कारण हमारे देश में क्या हो रहा था कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना? सब कुछ बंद था। ठीक है, कोई कमाई वमाई हो नहीं रही थी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज खोली थी, बड़े मुश्किल से काम हो रहा था, है ना? तो इसलिए विश्व बैंक ने बोला कि जून में इतना कम रहेगा। कितना? 3.2% की कमी रहेगी। ठीक है, इसीलिए, राइट? अब देखिए यहां पे अब का सिनारियो क्या होने वाला है विश्व बैंक के मुताबिक। सबसे पहले जो घरेलू उद्योग हुआ करते थे या फिर छोटे छोटे शहरी फर्म, ठीक है, उनकी कमाई को झटका लगा, हाँ, और लगेगा आगे। ठीक, बहुत समय तक इनकी कमाई को झटका लगने के आसार हैं, ऐसा विश्व बैंक कह रहा है और देखने में भी आ रहा है भाई। दूसरी चीज विश्व बैंक ने ये कही है कि जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिनको निर्यात उद्योग बोला जाता है ना, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होते हैं, उनको भी मंदी का सामना करना पड़ेगा, है ना? अभी उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, उतना मुनाफा उन क्षेत्रों को नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से जो बुनियादी ढांचागत क्षेत्र हैं, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, मकान का बनना, बिल्डिंग्स का बनना, मॉल्स का बनना, है ना, तो इनमें बहुत ज्यादा कमी आएगी क्योंकि इन क्षेत्रों में मुनाफा अब नहीं होगा काफी समय तक। ये विश्व बैंक कह रहा है। विश्व बैंक ने यहां तक बोला है कि इससे भारत में पॉवर्टी रेट बढ़ जाएगी, है ना? जो ऋण की अदायगी होती है, यानी कि जो उधार लोन जो लिए होते हैं लोग, उनको अदा करने में लोगों को बहुत ज्यादा समय लगेगा, देर लगेगी। ठीक है, इसका जो वित्तीय बाजार हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स जिन्हें कहते हैं,
उन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा विश्व बैंक कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह के अनुमान, जब भाई जीडीपी कम होगी तो इस तरह के अनुमान आम आदमी भी लगाएगा, है कि नहीं? आपकी भी कॉमन जो सेंस है, सोच है, उससे ये बातें मेल खा रही होंगी, है ना, कि भाई इतने समय तक तो ये होगा ही होगा। ठीक है, जॉब लॉस, नौकरियों में बढ़ोतरी नहीं होगी, और जो जिनकी नौकरियां हैं उनके जाने का भी खतरा रहेगा। तो यानी कि ऐसा विश्व बैंक कह रहा है कि यद्यपि दुनिया के साथ भारत भी अछूता नहीं है, 2020 में प्रवेश कर चुका है वो भी, लेकिन क्या हुआ कि भारत अब कौन सी स्थिति में पहुंच रहा है? 2016 वाली स्थिति में पहुंच रहा है। भैया आदमी जब प्रगति करता है तो दिनों दिन बढ़ता है, ठीक है, सालों दर साल बढ़ता है, उसमें डेवलपमेंट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 2020 में हैं, लेकिन हम पहुंच कहाँ रहे हैं? 2016 वाली कंडीशन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अरे 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 अरे, दिमाग खराब हो गया ना। इतनी बुरी बुरी बात अपनी कंट्री के बारे में हम कैसे सुन सकते हैं? और वी आर सोल्जर्स तब, है ना। तो एक अच्छी बात विश्व बैंक ने ये बोली है दोस्तों कि 2021-22 का जो वित्त वर्ष आएगा, है ना, उसमें भारत की विकास दर में बढ़ोतरी होगी। कितने प्रतिशत की भाई? 5.4% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमी का टॉपिक। अब हम एंटर कर गए अपने दूसरे टॉपिक पे, वो है एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का टॉपिक हम पहले बता देते हैं, उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे। ठीक है, टॉपिक है आर्कटिक प्रवर्तन या वार्मिंग की प्रक्रिया। ठीक है, आर्कटिक की चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है दोस्तों। हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक सेगमेंट में जिक्र किया था ज़ॉम्बी फायर का, है ना। तो ज़ॉम्बी फायर क्या होता है? जो आग, ऐसी आग जो जमीन के अंदर लगती है और जमीन के अंदर से धीरे 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 वो जमीन की सतह को प्रभावित करती है। जमीन की सतह का मतलब होता है कि जो जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जमीन की सतह, सरफेस, है ना। तो उसको प्रभावित कर सकती है, उसको हम ज़ॉम्बी फायर कहते हैं। ये आर्कटिक में बहुत बुरी तरह प्रभाव डाल रही है अपना। हुआ क्या है इससे कि आर्कटिक के जितने वनस्पति, कवक, शैवाल, झाड़ियां, ये सब है ना, वो सारी प्रभावित हुई हैं। ठीक है, जिससे वहां पे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक, इसलिए आर्कटिक का जो वार्मिंग है वो एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है ना। इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ठीक, तो चलिए अब इस प्रक्रिया को देख लेते हैं। हालांकि है टेढ़ा टॉपिक, लेकिन समझने की कोशिश किया जाएगा। देखो, वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक HiO3 नामक आयोडिक एसिड की पहचान की है, जो आर्कटिक में नए एरोसोल के गठन का प्रमुख कारण रहा है। माना जा रहा है कि यही आर्कटिक प्रवर्तन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले इस क्षेत्र में आयोडिक एसिड की उपस्थिति कभी देखी नहीं गई थी। ठीक है, तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने दोस्तों पता लगाया एक आयोडिक एसिड का। उस आयोडिक एसिड का नाम क्या था? HiO3। ठीक है, HiO3। और यही आयोडिक एसिड एरोसोल का निर्माण करता है, एरोसोल के निर्माण का कारण रहा, और इसी के कारण क्या हुआ है? आर्कटिक प्रवर्तन या आर्कटिक वार्मिंग हो रही है, ऐसा भी माना जा रहा है। ठीक है, इससे पहले ये इस तरह की बात कभी देखी नहीं गई थी। आयोडिक एसिड की उपस्थिति कभी इस क्षेत्र में देखी नहीं गई थी, ऑब्जर्व नहीं की गई थी। तो ये चेंजेस कब से अकर होने शुरू हुए? सवाल यहाँ पे ये उठता है। तो दोस्तों 1980 के दशक से ये बदलाव जो है हम लोगों ने देखा विश्व स्तर पे। ठीक है, कब से देखा? 1980 के दशक से। ठीक है, चलिए 30 से अधिक वर्षों पहले आर्कटिक क्षेत्र के विश्व के अन्य क्षेत्रों से
दोगुना गर्म रहता था। 30 से अधिक वर्षों पहले आर्कटिक क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों से दोगुना गर्म रहता था। यही प्रक्रिया आर्कटिक प्रवर्तन कहलाई आगे जाकर के। ठीक है, तो क्या होता था कि 30 से ज्यादा वर्षों पहले क्या होता था, आर्कटिक क्षेत्र विश्व की अन्य क्षेत्रों की तुलना में दोगुना गर्म रहता था। ठीक है, इस और यही प्रक्रिया आगे जाके क्या कहलाई है, आर्कटिक प्रवर्तन कहलाई। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने अपना अधिक असर दिखाया है। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा। पहला, ये एरोसोल बादलों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जो एरोसोल जो ऐसे एरोसोल जो आर्कटिक प्रवर्तन का प्रमुख कारण हैं, वो क्या करते हैं, बादलों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ऐसे एरोसोल कण जो कि आर्कटिक प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वे बादलों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया। ये एरोसोल लिखा हुआ है यहाँ पे निश्चित तौर पर, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इस लैंग्वेज को यहाँ पे इस तरह से किया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बादल सौर विकिरण को दर्शाते हैं, जिसे एरोसोल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के रूप में जाना जाता है। देखो बादल किसको, अच्छा, एरोसोल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग किसको बोला जाता है, जब बादल सौर विकिरण को दर्शाएं तो उसको क्या बोला जाता है, एरोसोल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। किसको बोला जाता है, जब बादल सौर विकिरण को दर्शाएं। ठीक है, क्लियर। कठिन टॉपिक है, माफ कीजिएगा, हम भी लड़खड़ा रहे हैं आपकी तरह। तीसरा, इसके अलावा बादल पृथ्वी की सतह पर गर्मी बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार आर्कटिक की वार्मिंग पर उनका प्रभाव रहता है। ठीक है, आर्कटिक की गर्मी पर बादलों का प्रभाव क्यों रहता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर अधिक देर तक बादल गर्मी बनाए रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, बादलों के निर्माण को कौन प्रभावित करता है भाई, एरोसोल प्रभावित करते हैं। एरोसोल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग किसको बोला जाता है, बताइए। हाँ, जब बादल सौर विकिरण को दर्शाते हैं। देखो याद तो हो गया, कितनी जल्दी आप लोगों ने याद कर लिया। और आप कह रहे टेढ़ा मेढ़ा है। चलिए, आर्कटिक प्रवर्तन के कारण देखो कौन कौन से कारण है जिससे आर्कटिक प्रवर्तन होता है। पहला है अल्बिडो में बदलाव। देखो, सतह को गर्म करने वाले प्रकाश का अवशोषण जितना कम होगा आर्कटिक क्षेत्र पर, उतना ही बुरा असर होगा। देखो, सतह को गर्म करने वाले प्रकाश को जितना कम सोखा जाएगा, उतना ज्यादा आर्कटिक प्रदेश में क्षेत्र में गर्मी रहेगी। इसी को कहते हैं अल्बिडो में बदलाव। सतह के जो प्रकाश है जो गर्म करता है उसको, तो उसको सोखने में कमी या अधिकता को हम क्या कहते हैं, अल्बिडो कहते हैं। ठीक है, जो इसकी माप करता है, नापता है जो इसको, उसको हम अल्बिडो कहते हैं। किसको नापता है, सतह को गर्म करने वाला प्रकाश है वो कम सोखा गया है या ज्यादा सोखा गया है, इसको नापने की जो लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, महासागरीय जलधाराओं का बदलना। देखिए होता क्या है,
आमतौर पर गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर से आती हैं और ये जब ठंडी जलधाराओं में बदलती हैं तो ये आर्कटिक क्षेत्र में न टिककर अंटार्कटिक क्षेत्र की ओर चली जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, अब जलधाराओं, महासागरीय जलधाराओं में बदलाव के कारण आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी होती है ना। क्या होता है कि जो गर्म धाराएं होती हैं महासागर की गर्म जलधाराएं, वो प्रशांत महासागर से आती हैं और जब ये ठंडी जलधाराओं में बदलती हैं तो कहाँ जाती हैं, आर्कटिक क्षेत्र में ना टिककर अंटार्कटिक क्षेत्र में जाती हैं। ठीक है, तो इससे आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी बनी रहती है। ठीक, अब देखो बदलता मौसम भी इसका कारण है। देखिए कैसे, महासागर की धाराएं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम को भी चलाती हैं। किसको चलाती हैं, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम को भी चलाती हैं और यही धाराएं उत्तरी ध्रुव के चारों ओर गर्म और ठंडी हवा के प्रवाह को बढ़ाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं महासागरीय धाराएं, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम को चलाती हैं और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर गर्म और ठंडी हवाओं के बहाव को बढ़ाती हैं। ठीक है, आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तापमान में अंतर के कारण भी ऐसा होता है। किस कारण, आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तापमान में अंतर के कारण भी ऐसा होता है। देखिए अब नेक्स्ट, आर्कटिक के गर्म होने के कारण जेट स्ट्रीम बेतहाशा उत्तर और दक्षिण में बहती है, जिसके कारण आर्कटिक को गर्म हवा मिलती है। ठीक है, आर्कटिक के गर्म होने के कारण क्या होता है, जेट स्ट्रीम उत्तर और दक्षिण में बेतहाशा बहती है। ठीक है, जिसके कारण आर्कटिक को और गर्मी मिलती जाती है ना। अब देखो, ये तो हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक था आर्कटिक प्रवर्तन, ये खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रवर्तन में अंतर देखिए। आर्कटिक प्रवर्तन या आर्कटिक वार्मिंग तो होती है, लेकिन अंटार्कटिक वार्मिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंटार्कटिक वार्मिंग आर्कटिक वार्मिंग की तरह खतरनाक नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिक क्षेत्र विशाल दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, जो कि वायुमंडल की अतिरिक्त गर्मी से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, वायुमंडल की अतिरिक्त गर्मी से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, दक्षिणी महासागर प्रभावित है। ठीक है, तो दक्षिणी महासागर ने क्या किया, उस गर्मी को सोख लिया। ठीक है, तो वो गर्मी अंटार्कटिक क्षेत्र में जा ही नहीं पाई, इसलिए अंटार्कटिक क्षेत्र में प्रवर्तन या वार्मिंग नहीं होती है, और होती भी है तो आर्कटिक क्षेत्र जैसी खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक यूपीएससी का डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट। एक तो टॉपिक बढ़िया सीधा साधा था बेचारा, और एक था टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन फिर भी आपने जान में कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो आप उसको माफ़ भी कीजिएगा, क्योंकि हमसे भी बहुत ज़्यादा ये गलती हुई है। और इधर उधर जुबान का लड़खड़ाना या मतलब टर्म्स में गलती, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, तो आप उसको माफ़ कीजिएगा। और आइंदा हम इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हों। तो चलिए अब इस सेगमेंट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से हम आप सभी को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।